दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हैदराबाद एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या और साजिश रचने के कॉमन इंटेंशन के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। हैदराबाद एनकाउंटर, जैसे कि आप नाम से ही जान जाते हैं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देना उचित रहेगा ताकि उनको पता रहे कि ये घटना आखिर क्या है और किस आधार पर ये रिपोर्ट आई है। शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करते भी चलिएगा। दरअसल ये घटना 28 नवंबर 2019 की बताई जाती है, जब एक वेटरनरी डॉक्टर अपने घर लौट रही थी। शाम का समय था, उनकी स्कूटी पंचर हो जाती है। वह कुछ लोगों से मदद मांगती हैं, मालूम करती हैं क्या वो यहाँ पर मैकेनिक है। कुछ लोग आते हैं जो उसको बहका कर थोड़ी दूर ले जाते हैं, वहाँ ले जाकर उस डॉक्टर के साथ रेप किया जाता है। रेप के बाद मर्डर कर दिया जाता है, जिसमें 4 लोगों को एक्यूज्ड बनाया गया था पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में, जिनमें एक मोहम्मद आरिफ, दूसरे चिंता कुंता चैना कुशवल्लू, तीसरे जोलू शिवा और तीसरे जोलू नवीन। इन 4 मुलजिमों से 3 माइनर्स थे। जैसे ही ये खबर मीडिया में आती है, यहाँ से खेल शुरू होता है मीडिया का। मीडिया जिस तरह से हाइप बनाता है, जिस तरह देश का माहौल बिगाड़ता है हर मामले में, उसने यहाँ पर भी माहौल को बिगाड़ने की पूरा कोशिश किया। उनका उद्देश्य किसी को न्याय दिलाना नहीं होता है, उनका उद्देश्य होता है अपनी टीआरपी को बढ़ाना। नतीजा ये हुआ कि लगभग 40-50 हज़ार लोगों की भीड़ ने थाने को घेर लिया और वह चिल्लाने लगे कि हम इंसाफ करेंगे और इन मुलजिमों को हमें सौंप दिया जाए। 4 दिसंबर 2019 को इन 4 अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में सौंप दिया गया। 6 दिसंबर 2019 की सुबह पुलिस उनको जहां पर घटना घटती है उस जगह लाते हैं। दोबारा से वो केस क्राइम रिपीट करना चाहते हैं, जिस भी उद्देश्य से लाए, जो भी उद्देश्य बताया गया, और वहां पर इन 4 का एनकाउंटर कर दिया जाता है। पुलिस द्वारा उस संबंध में एक एफआईआर दर्ज की जाती है। बताया जाता है कि 4 ने भागने की कोशिश की, हमारे हथियार छीन लिए, हमारे वेपन्स छीन लिए और उल्टा हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। हमने अपनी जान बचाने के लिए इन पर क्रॉस काउंटर किया और यह 4 उस हमले में मारे गए, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा एफआईआर नंबर 803 2019 दर्ज की गई। इस घटना को प्रथम दृष्टि देखते ही सुनते ही हर आम व्यक्ति को लगता है कि हाँ, ये घटना फर्जी है, फर्जी एनकाउंटर है। लेकिन उस समय लोगों के अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा था कि राज्य सरकार को संभालना मुश्किल हो रहा था। जैसा कि मैंने बताया, 40-50 हज़ार लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई थी, थाने को घेर लिया था, वो फ़ौरन इंसाफ की मांग कर रहे थे। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर लोगों की भावनाएं इस तरह भड़क जाती हैं, चूँकि एक तो भड़काने के लिए मीडिया बैठा हुआ है, मीडिया ने वो भावनाएँ भड़काई। दूसरा, जब किसी की बच्ची के साथ इस तरह से निर्मम हत्या होगी, मर्डर होगा, तो लोगों को गुस्सा आना लाजमी है, और वो भी उस माहौल में जहाँ पर लोगों को ये मालूम है कि इंसाफ आसानी से मिलता नहीं है। इससे पहले आपने देखा निर्भया कांड हुआ। निर्भया कांड में भी दोषियों को फांसी की सज़ा हुई। वो एक प्रोसीजर के तहत हुई, आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस के तहत हुई। लेकिन ये कहना आसान है, इतना आसानी से वो हुआ नहीं। वहाँ पर भी ज़बरदस्त राजनीतिक दबाव था, जिसके कारण वो कम समय में केस डिसाइड कर दिया गया। नहीं तो हत्या बलात्कार जैसे हज़ारों केस हमारे देश में पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपको सुनकर हैरत होगी, अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जिन अपीलों का निस्तारण चल रहा है वो सन 80-82 की अपील से 40-40 साल बाद उसमें जजमेंट आ रहे हैं। जो एक्यूज हैं, ज़्यादातर की मौत हो चुकी। किस तरह का इंसाफ है देखिएगा आप। बहरहाल इस एनकाउंटर के खिलाफ एक रिट पटिशन दाखिल की गई थी, रिट पटिशन 348/2019, जो कि GS मनी व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा दाखिल की गई थी, जिन्होंने कहा था कि ये एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर किया गया है। उनकी इसी रिट पटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए इसमें कहा था कि एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन सेटअप किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये हमें ऐसा महसूस होता है कि इस केस की जांच करने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप करना चाहिए। तब रिटायर्ड जस्टिस VS सिरपुकर के नेतृत्व में एक इंक्वायरी कमीशन गठित किया गया, जो चेयरमैन बने उसके सिरपुकर, जिसमें इनके अलावा MSRB सौंदू बोल दाता, ये फॉर्मर जज थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। इसके अलावा DR कार्तिकेयन, जो कि डायरेक्टर थे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, फॉर्मर, ये इसके मेंबर थे। और कहा गया था कि 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। बहरहाल अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। इनकी रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने पाया कि पुलिस द्वारा जो कानून है उसका वायलेशन किया गया है और पुलिस ने फर्जी फेक एनकाउंटर किया है।
साथ ही इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग स्वीकार्य नहीं है, इसी तरह से इस तरह के फर्जी एनकाउंटर भी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयोग ने कहा कि यह विश्वास करना मुश्किल होता है कि अभियुक्त जान बचाकर भागे और उन्होंने फिर वहाँ रुककर पुलिस के ऊपर गोलियां भी चलाई। अगर वो जान बचाकर भागते तो शायद वो भाग ही जाते। पुलिस के ऊपर गोलियां चलाना इससे साबित होता है कि ये एनकाउंटर फर्जी था। दूसरा, पुलिस के किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी को ऐसी चोट नहीं आई जहाँ 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। बहरहाल कमीशन ने 10 पुलिस अधिकारी, जिनमें वी सुरेंदर, के नरसिम्हा रेड्डी, शेख लाल मदर, मोहम्मद सिराजुद्दीन, कोचरला रवि, के वेंकटेश्वरा लुलू, एस अरविंद गौड़, डी जानकीराम, आर बालू राठौर और डी श्रीकांत हैं, इनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 201 तथा धारा 34 कॉमन इंटेंशन के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। अब इन 10 के 10 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। आयोग ने कहा कि जिस एनकाउंटर को पुलिस ने बढ़ा चढ़ाकर बताया है, उस में मरने वाले 4 आरोपियों में से 3 नाबालिग थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, जो कि PUCL बनाम राज्य में एक सरकार ने गाइडलाइन दिया था। आपको यह भी याद होगा, थोड़ा सा मैं बता दूं कि 1991 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया था। यह गाइडलाइन क्रिमिनल अपील नंबर 1255 1999 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ व अन्य तथा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। 16 गाइडलाइन बनाए गए थे कि अगर कोई एनकाउंटर होता है तब पुलिस वालों को इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। आयोग ने कहा कि उस गाइडलाइन का भी इन्होंने उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। वह गाइडलाइन क्या थे वो मैं किसी अन्य वीडियो में बनाऊंगा, बात नहीं तो वीडियो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा और मुद्दे से भटक जाएगा। इसके अलावा आयोग ने और भी बहुत सारे कमियां पाई उनके मेडिकल एग्जामिनेशन में, उनके कस्टडी में, जिसके आधार पर ये निर्णय दिया गया। देखिए, यहाँ पर बात अधूरी है। अगर सिर्फ ये कहा जाता है कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, तो ये बात अधूरी है। यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि पुलिस एनकाउंटर क्यों करती है, पुलिस को एनकाउंटर करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। इससे पहले आपने विकास दुबे का एनकाउंटर देखा, 2 एनकाउंटर आपके सामने, विकास दुबे और ये हैदराबाद एनकाउंटर। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर भी इस तरह की चर्चा हुई। वीडियो फुटेज में आपने देखा कि वो चल भी नहीं पाता था ढंग से, तो भाग कैसे सकता है, फिर भी उसका एनकाउंटर हुआ। जबकि वह एक अपराधी था, उसके खिलाफ 72 से ज़्यादा हत्या, लूट, अपहरण जैसे मुकदमे दर्ज थे। 72 मुकदमे जिस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हो, वो कैसे खुला घूम रहा था। और ये एनकाउंटर विकास दुबे का जब किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया, वो तब किया गया जब उसने कई पुलिस वालों की हत्या कर दी, जिससे राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन में काफ़ी रोष था। उन्होंने कहीं ना कहीं अपना बदला लेने के लिए एनकाउंटर किया, लेकिन उसको इस तरह की आवाज़ें नहीं उठी। दूसरा एनकाउंटर हैदराबाद का किया गया। यहाँ पर भी एनकाउंटर किसी दबाव में किया गया, लेकिन यहाँ दबाव पब्लिक का था, जनता का था, क्योंकि उस टाइम जनता के अंदर उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तीसरा निर्भया कांड, जिसमें दोषियों को फांसी की सज़ा हुई, ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट किया गया। लेकिन अगर कहा जाए, सुनने में आपको अजीब सा लगेगा कि अजीब सी बात हो रही है, लेकिन वो भी एक तरह का एनकाउंटर ही था, चूँकि कानून इतना तेज़ी से काम नहीं करता जितना तेज़ी से उस केस में किया। वहाँ भी राजनीतिक मंशा थी, राजनीतिक दबाव था। इसके अलावा एक और केस हमारे सामने रिसेंटली था, अभी अब तो खैर 10-12 साल हो गए हैं, कसाब, अजमल कसाब को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द ट्रायल उसको फांसी दी गई। ड्यूरिंग द ट्रायल, जजमेंट आने से पहले उसको अचानक फांसी दे दी गई, चूँकि वो आतंकवादी था और यहाँ पर देश हित की बात थी, देशभक्ति की बात थी, इसलिए वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, वहाँ पर कानून का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर ये सवाल पैदा होते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आती है, क्यों प्रशासन को, क्यों पुलिस को, क्यों न्यायालय को इस तरह कदम उठाने पड़ते हैं। चूँकि कहीं ना कहीं हमारा कानून बहुत से केसेस में इंसाफ देने में, त्वरित न्याय देने में बिल्कुल असहाय साबित हुआ है, बिल्कुल फेल साबित हुआ है। मैंने शुरू में बताया कि 40 साल पुराने केसेस की अपील्स अब निस्तारित हो रही हैं, जबकि अब निस्तारण होने का उनका कोई मकसद नहीं रह जाता। हाल ही में रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कुकू बनाम पंजाब राज्य, जिसमें 2 मासूम बच्चों का 10 साल और 8 साल का निर्मम हत्या हो जाती है। 3 लोग नेम्ड होते हैं। हत्यारों के यहाँ से, हत्यारों की शिनाख्त पर रस्सी और बच्चों का स्कूल बैग बरामद हो जाता है।
ट्रायल कोर्ट तीनों मुलजिमों को फांसी की सज़ा देता है। वे इस कन्विक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट 2 को बरी कर देता है और एक के डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट चेंज कर देता है। वो अकेला सुप्रीम कोर्ट जाता है, अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट उसको भी रिहा कर देता है। अब 2 बच्चों की हत्या हो गई, हत्या किसने की इसका ऊपर कोई सवाल नहीं, वो चैप्टर वहाँ क्लोज हो गया। अब जिस पिता के बच्चों की हत्या हुई, अब उससे भी तो कोई जाके पूछे वो इस कानून के बारे में क्या राय रखता है, इस इंसाफ के बारे में क्या राय रखता है। हमारी कानून व्यवस्था कहीं ना कितनी लचर हो चुकी है। आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष या हाई कोर्ट के समक्ष जाइए, बहुत सी बार आर्टिकल्स आते रहते हैं, बहुत से जजमेंट आते रहते हैं, वो बहुत चिंतित हैं। किस लिए चिंतित हैं? 138 NI एक्ट के केसेस को लेकर 5 लाख केसेस हो गए, इनका तब निशान कैसे किया जाए। आपने देखा हिजाब वाला मामला, 15 दिन तक 4-4 घंटे हाई कोर्ट बैठे रहे। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब बैठ गए आकर और 15-15 घंटा 5-5 घंटे उसकी हियरिंग चल रही है। क्या हिजाब मामला? तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे जो एक जुडिशल सिस्टम है वो भी अपना समय जहाँ दे रहा है वहाँ से बहुत ज़्यादा उसको कुछ फल नहीं मिल रहा है, और जहाँ समय देना चाहिए वहाँ पर समय नहीं दिया जा रहा। आज तक शायद अभी तक आज के दौर में किसी ने भी इस मुद्दे पर बात नहीं उठाई कि हत्या और रेप जैसे जघन्य अपराधों की त्वरित निस्तारण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आपने एक FTC बना दिया, FTC फिर उसी ढर्रे पर आ गया। FTC से कोई मसला हल होने वाला नहीं था। मसला हल होता, आप कोई ऐसा कानून बनाते, कोई ऐसा गाइडलाइन जारी करते, अगर हत्या होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर उस केस को डिसाइड करना ही करना है। समय दीजिए 2 महीने का, मैक्सिमम 6 मंथ। 6 महीने के अंदर अगर केस डिसाइड नहीं होता है तो फौरन उससे एक्सप्लेनेशन कॉल कर लिया जाए। कोई मुश्किल काम नहीं है। जब भी कोई घटना होती है हत्या या रेप की, एक IO, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस काम के लिए लग जाता है। वो डेली जाता है, अपना खाना पूर्ति करता है और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम वो चार्जशीट भी सबमिट कर देता है। जब चार्जशीट सबमिट हो गई फिर किस बात की देरी? जितने भी उसमें गवाह हैं फ़ौरन पुलिस के द्वारा उनको उठवा लिया जाए, न्यायालय में लाकर बिठाया जाए, उनकी गवाही कराई जाए। ऐसा नहीं होता। हत्या रेप के मामले 10-10, 15-15 साल पेंडिंग पड़े रहते हैं। 10-15 साल बाद हालात बदल जाते हैं और स्थिति ये पैदा हो जाती है कि जिसके किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, बेटे की मृत्यु हुई, उस बाप को छोड़कर, उस माँ को छोड़कर उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके भाई, जो भी गवाह थे वो सब हॉस्टाइल हो जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो चुकी होती है, हालात बदल चुके होते हैं। तो ज़रूरत तो इस बात के ऊपर भी है। ये फर्जी एनकाउंटर हुआ और सभी लोग गुस्से में थे, उनके गुस्से को शांत करने के लिए किया गया। पुलिस के ऊपर भी दबाव था, पुलिस क्या करे, पुलिस किधर जाए? पुलिस वाले भी फंसे हुए हैं, वो इधर से भी फंसे, उधर से भी फंसे। राज्य का कहीं ना कहीं उनको इंस्ट्रक्शन मिला होगा कि इनकी हत्याएं की जाएं, उन्होंने अपने आप से बिल्कुल भी निर्णय लिया होगा, इसमें और भी एलिमेंट शामिल हैं। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है? दूसरा सवाल, जिसकी मासूम बच्चे के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, अब बच्ची जिसकी भी है उस सबको गुस्सा आना ही आना है, वो आएंगे। तीसरा सबसे बड़ा एलिमेंट ये मीडिया हाउसेस, मीडिया को चौथा पिलर माना जाता है। इसके बारे में कोई कानून बनाने की ज़रूरत है। चौथा पिलर जिस मीडिया को कहा जाता है, ये मीडिया वो है नहीं। ये मीडिया तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे बस के अंदर चूरन बेचने वाला होता है। चूरन बेचने वाला एक चूरन हो सकता है उसमें मिट्टी भरी होगी और उसमें 18-20 जड़ी बूटियाँ, 150 जड़ी बूटियाँ बताकर अपना माल बेचता है। ठीक इसी तरह ये इधर उधर की बातें करके अपने प्रोग्राम बेचते हैं, ये न्यूज़ नहीं देते। इसलिए सरकार को इनकी कैटेगरी बनानी होगी। एक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसके लिए ISO, IS कौन कौन से मानक तय किए जाते हैं। कोई फूड बेवरेजेस बनाता है तो उसके लिए FSSAI मानक होता है। मीडिया के लिए कोई मानक नहीं। जो चैनल बैठा हुआ है वो आधा दिन तो आपको नंगे नाच दिखाता है, बाकी दिनों में वो बाबाओं के, साधुओं के कारनामे दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, कभी वो कुछ चमत्कारी चीज़ें बेचता है और बचे टाइम में, प्राइम टाइम में वो लोगों को मिसगाइड करता है, झूठी खबरें देता है, लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करता है, लोगों के अंदर उत्सुकता पैदा करता है किसी भी बात को दूसरे एस्पेक्ट की तरफ ले जाकर। तो इस तरह के मीडिया हाउसेस के खिलाफ भी डायरेक्शन आने चाहिए, इनके लिए भी कानून बनना चाहिए। नहीं तो ये ऐसे ही लोगों को भड़काते रहेंगे और इसी तरह की उल्टी सीधी हरकतें कराते रहेंगे। बहुत सारी बातें जो की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसके अब उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। बहरहाल अब ये 10 पुलिसकर्मी हत्या केस फेस करेंगे। यहाँ भी मैं इनकी खैर सराहना करूँगा कि इन्होंने इतने कम टाइम में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, उसमें कितना समय लगता है वो समय बताएगा। नहीं तो हमने तो हाशिमपुरा कांड भी देखा है, जो कि 1987 को हाशिमपुरा कांड हुआ,
और 30 साल तक उसमें जजमेंट ही नहीं आया। उसमें ये भी रहा 18 साल तक सरकारों ने, राज्य सरकार, डिफरेंट राज्य सरकार रही, पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश ही नहीं, परमिशन ही नहीं दिया, फाइल को रोक रखा। इसी तरह सिख दंगों का मामला हुआ, वो भी सालों साल लटका रहा। कहीं ना कहीं जो न्याय मिलने में देरी है, कभी सरकार या पुलिस प्रशासन की तरफ खड़ी होती है, कभी सरकार या पुलिस प्रशासन के खिलाफ हो जाती है, कभी सरकार लोगों के हक में खड़ी होती है, कभी लोगों के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। ये जो बायसनेस है ये ख़त्म होनी चाहिए, फेयरनेस आनी चाहिए। और मुकदमे जैसे कि मैं बताया, कम से कम जो हीनियस क्राइम है, हत्या बलात्कार जैसे मामले हैं, इनकी सुनवाई, इनका निस्तारण त्वरित किया जाना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था लानी चाहिए। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।